प्रिय विद्यार्थी, आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत BA द्वितीय वर्ष राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्रश्न पत्र के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक मूलभूत कानून या संवैधानिक दस्तावेज के कोई न कोई प्रस्तावना आवश्यक होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसी कड़ी का एक अंग है। प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। भारतीय संविधान में प्रस्तावना भारतीय प्रजातांत्रिक गणराज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद, वो संशोधन होने के बाद वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और संविधान में कौन कौन सी मूल बातें हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं या संविधान का प्रयोजन क्या है, वो सब इस प्रस्तावना द्वारा परिलक्षित होता है। विभिन्न न्याय निर्णयों में न्यायपालिका ने भी ये माना है कि जब संविधान का कोई अनुच्छेद या धारा स्पष्ट नहीं हो, उसकी व्याख्या नहीं हो रही हो, उन परिस्थितियों में हमें संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। उसके संदर्भ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर इसमें हम विवेचना या व्याख्या की दृष्टि से देखें तो पहला शब्द हम भारत के लोग महत्वपूर्ण। हम भारत के लोग यानी संविधान के निर्माता भारतीय लोग हैं। संपूर्ण भारत के नागरिक इसके निर्माता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता का आवास है वो भारत की जनता में है, किसी राजा या अन्य कोई संस्था में नहीं है, वो भारत की जनता में, तभी तो लोकतंत्र है। और ये संविधान जो बना है वो भारत की जनता की इच्छा से बना है। हम इसके तीन अर्थ निकाल सकते हैं। हम भारत के लोगों के द्वारा, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने वाले हैं। संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता या संप्रभुता भारतीय जनता में निहित मानी गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं, यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे। और तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्रीय आदेश को समर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था, मैं समझता हूं कि प्रस्तावना संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विवेचना का। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इसमें पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के दबाव में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो अपनी इच्छा अनुसार अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय ले सकता है, उसे किसी बाह्य दबाव के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, बाह्य रूप से भारत स्वतंत्र है। दूसरा शब्द है समाजवादी और अगला है धर्मनिरपेक्ष। ये दोनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। इन दोनों शब्दों को बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना का अंग बनाया गया। समाजवादी शब्द है वो विश्व के अन्य देशों में, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक भिन्न अर्थ में। भारत में जो समाजवादी शब्द अपनाया गया उसका भिन्न अर्थ है। यहाँ समाजवादी शब्द का तात्पर्य है कि संपूर्ण देश के नागरिकों को संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक रूप से सबका अधिकार संसाधन पर है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य और सरकार का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता होगी और वो स्वतंत्रता उसी सीमा तक होगी किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म में बाधक न बनती हो। यानी भारत राज्य या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है और प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का इस प्रकार से पालन करे कि किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म के पालन में बाधक न बने। और अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों शब्द भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। लोकतंत्र यानी भारत में जो शासन है उसका आधार लोकतंत्र होगा, यानी जनता का जनता की इच्छा और जनता का जनता के लिए जनता की इच्छा अनुसार संचालित होगा। यानी अंतिम प्रभुसत्ता है वो जनता में। सरकार में परिवर्तन जब भी होगा जब जनता चाहेगी, यानी किसी भी प्रकार का वंशानुगत या परंपरागत शासन नहीं है, जनता की इच्छा पर आधारित शासन प्रणाली है। अगला शब्द है गणराज्य। लोकतंत्र कहीं भी हो सकता है लेकिन गणराज्य हर जगह नहीं। गणराज्य का मतलब यह है कि भारत का जो सर्वोच्च सत्ताधारी राष्ट्रपति वो वंशानुगत न होकर वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। लोकतंत्र ब्रिटेन में है लेकिन वहां गणराज्य नहीं है क्योंकि महाराजा का पद भी है। भारत में लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है क्योंकि भारत में जनता की इच्छा से परिवर्तित होने वाली चुनाव प्रणाली और सरकार की व्यवस्था है, इसलिए लोकतंत्र है। गणराज्य इसलिए क्योंकि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, वंशानुगत आधार पर नहीं होगा। अगली विवेचना का बिंदु है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सभी प्रकार के अधिकार होंगे, सभी प्रकार की इज्जत और प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होगी। दूसरा आर्थिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शैक्षिक और अन्य योग्यताओं के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा और रोजगार के जो उत्पादन के जो साधन हैं, वितरण के जो साधन हैं, उन पर किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का अधिकार नहीं होगा। सबके लिए समान अवसर होंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुपात में वहां से प्राप्त कर सकेगा। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अवसर लेने की समान भागीदारी होगी। कोई किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है। अगला है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता पर बल दिया गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इन पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा, समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता तभी प्राप्त हो पाती है जब हमें अवसर की समानता हो। भारतीय संविधान में अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता दोनों को स्थान दिया गया है। फिर है भ्रातृत्व का भाव, भ्रातृत्व, भाईचारा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरित होकर के भ्रातृत्व या भाईचारे के भाव को संविधान सभा में स्थान दिया और हमें हर संभव इसको बनाए रखना है और सरकार भी इसको बनाए रखने के प्रयास कर रही है। अगला है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा करने का अधिकार हुआ और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की एकता में अपना योगदान देगा। अगला है प्रस्तावना न्याय योग्य है या नहीं। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना के आधार पर किसी भी न्यायालय में हम न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन न्यायपालिका जहां कोई संविधान का अनुच्छेद अस्पष्ट हो तो उसकी स्पष्टता के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकती है। लेकिन प्रस्तावना के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें अमुक अधिकार नहीं मिला तो हम कोर्ट की शरण में चले जाए, कोर्ट प्रस्तावना के आधार पर आदेश दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, व्याख्या में सहायक हो सकती है। ये एक आदर्श स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सभी विद्यार्थी कोरोना महामारी के संकट में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करें और सभी इस महामारी को आगे बढ़ने से रोकने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।